आज के लेक्चर में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए इसे समझते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विद अ फोर्स। इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है जिनके पास मास है वो सभी बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही होती है। एक फोर्स से क्या कर रही होती है? अट्रैक्ट कर रही होती है। उस फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक जिसका जो मास है वो m1 है, एक दूसरी बॉडी है हमारे पास m2 जिसका मास है m2। ओके, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, और जिस फोर्स जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों बॉडी के ऊपर, वही कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इस m1 बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा इसके द्वारा, या फिर इस m2 बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासिस के। तो यहाँ पे दो बॉडी है हमारे पास, इनके मासिस का प्रोडक्ट होता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासिस m1 और m2। एक और उसके बाद ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये होता है proportional to the inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो a m1 का जो सेंटर है और m2 का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम मैं r मान लेता हूं, ठीक है, तो वो क्या होता है यहाँ पे? वो उसका स्क्वायर f क्या होता है? उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of the bodies, and f is inversely proportional to square of the distance between their centers। ओके, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस निकल के आ जाती है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम एक क्या करते हैं? एक तीसरी इक्वेशन लिखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे बात क्या आती है? ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पे, ठीक है, उसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यही क्या आ गया हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे तो क्या आ गया हमारे पास? एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब बात आती है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताइए। तो सोचिए, हम फोर्स यूज कर रहे हैं ना, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर बात डायरेक्शन की आती है तो हम कह सकते हैं द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। मतलब ये देखिए, ये इसका सेंटर है m1 का और ये m2 का सेंटर है। ठीक है, तो इन दो ये जो डायरेक्शन होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन हो रखी है ना दोनों के सेंटर के बीच में, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। फोर्स जो जिस m1 के ऊपर जो m2 फोर्स लगा रहा है वो, या फिर m2 के ऊपर जो m1 फोर्स लगा रहा है वो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स जो लग रहा है हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके द्वारा? सेकंड ऑब्जेक्ट के द्वारा। वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ओके, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा दोनों के केस में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हम जी की बात कर रहे हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम देखते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इस कैपिटल जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। G is a fundamental value that does not change regardless of the environment। मतलब अगर environment change हो रहा है तो कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कैपिटल G की वो चेंज नहीं होगी। तो इसको हम दो सिस्टम्स में देखते हैं, एक एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम में हमारे पास। तो अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं, इस कैपिटल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हमारे पास वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल आए तो इस कैपिटल जी की वैल्यू क्या लोगे एसआई सिस्टम में ये। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सीजीएस सिस्टम में की बात की गई हो, उस समय आप क्या लोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों जो यूनिट है हमारे पास जी का जो मान है ना, वो डिपेंड करता है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो ज्यादातर हम एसआई सिस्टम का यूज करते हैं, तो आपको जो कैपिटल जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है वो किस में लेना है, एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कैपिटल जी की, आइए उसको भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। पहला है हमारे पास इसका यूनिवर्सल नेचर, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडीज के साइज पे, बॉडी का साइज कुछ भी हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये पहला करेक्टरिस्टिक है इसका, ठीक है। अगर हम कहे कि ये मीडियम इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है, मीडियम इंडिपेंडेंस होगा या नहीं होगा, तो द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम लाइक एयर वाटर और वैक्यूम, ठीक है। ये मीडियम के द्वारा अफेक्ट ही नहीं होगा, या फिर एयर हो या फिर वाटर हो या फिर वैक्यूम है, ठीक है। ये जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक कैपिटल जी है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, एक स्मॉल जी है जिसे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, ठीक है। आपने अगर आप मैं कहूँ कि आप कोई एक बॉल लीजिए, ठीक है, और उस बॉल को, ठीक है, उस बॉल को आप क्या करेंगे, इस बॉल को थोड़ी ऊंचाई तक उठाइए, ठीक है, थोड़ी ऊंचाई तक उठाइए और उसको छोड़ दीजिए, तो बॉल क्या हो जाएगी, अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगी। तो इस बॉल पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वही क्या है हमारे पास, वही फोर्स ग्रेविटी लग रही है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। सो द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट्स मोशन, तो इसकी जब ये नीचे की तरफ गिर रही है तो ये क्या कर रहा है, इसकी मोशन में एक फोर्स की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, राइट। अगर मैं कहूँ इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, तो देखिए एम क्या है हमारे पास, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल आर है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने सीखा कि जी क्या होता है हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लेकिन एफ क्या होता है, ये होता है हमारे पास जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। और एक फोर्स हमने ये भी पढ़ा था mg, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों फोर्स को अगर हम इक्वेट करते हैं, mg इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास ये जो m1 है हमारे पास, ये अगर मैं ऑब्जेक्ट का मास ले लूं, ठीक है, और क्या m2, तो m2 को अर्थ का मास ले लूं, तो m1 कट जाएगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल r लिया है हमने, अब इसकी जगह मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यही क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे m है
तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है और डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट पे। कैसे? इस मास को क्या लिख सकते हैं? मास इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो मास क्या हो जाएगा हमारे पास? रो इनटू वॉल्यूम, राइट? तो इसको हम अब यहाँ पे डेंसिटी भी आ गई और वॉल्यूम भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये डेंसिटी और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लैनेट सरफेस, ठीक है? बॉडी अर्थ अर्थ के मास पे नहीं, बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट होता है। उसका नेचर कैसा होता है? वेक्टर नेचर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ठीक है?